गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज 29 मीटिंग पर है हम, और थोड़ी लंबी है, 3 पेज की है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट मीटिंग के अंदर हमने देखा था कि एक तावड़िया जी ने हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम को एक स्पेस मॉड्यूल के रूप में उसको बताया था। और जैसे जब तक कोई प्लेनेट का जो कामगिरी है वो ख़त्म नहीं होती है, वहाँ तब तक वो जो है स्पेस मॉड्यूल है वो बार बार जाता है और वापस आता है। इसी तरह हमें भी बार बार जन्म लेना पड़ता है जब तक ये जीवन का उद्देश्य कंप्लीट नहीं होता है, या जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो जब तक नहीं होती है तब बार बार हजारों बार लाखों बार आना पड़ता है। तो वो एक हमने देखा था स्पेस मॉड्यूल के रूप में। और उसके आगे की मीटिंग में उन्होंने बंधुक के बारे में बताया था डिटेल में, पर उसके साथ में एक खास इम्पोर्टेंट बात ये बताई थी कि आप चाहे कुछ भी प्रैक्टिस कर लो, पर अगर 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का सपोर्ट नहीं है तो वो प्रैक्टिस की इफ़ेक्ट लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो ये तो हमारा अनुभव है कि सुबह में सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगर 3 स्टेप कंटिन्यू नहीं रहता है तो वो प्रैक्टिस की असर धीरे धीरे करके 2-3 घंटे में बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए 24 घंटा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत मुश्किल है, 24 घंटे की बात करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है। फिर भी हमें मैक्सिमम प्रयत्न करके 7-8 घंटे तक तो उसको पहुंचाना चाहिए, ताकि जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी शुभ असर हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के ऊपर रहे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब आज की मीटिंग पढ़ते हैं। 29th मीटिंग 19 जनवरी 1984, और पुरानी किताब में पेज नंबर 30 के ऊपर है। डिस्कोर्सेस 2। डियर फ्रेंड्स, I want to be clear that if you all do not practice but simply come to the meeting, then I will not be interested in making this our monthly social get together only. तो ये एक खास बात तारिया जी के एक उनका एक जिक्र था, एक इंसिस्ट करते थे कि भाई प्रैक्टिस करो, ये सब जानो तो ठीक है, पर अगर खाली जानना है और प्रैक्टिस नहीं करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उनके समय में उनके पास भी ऐसे लोग आते थे कि जिनको जानना समझना था पर प्रैक्टिस करना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रैक्टिस एक मुश्किल चीज़ है। प्रैक्टिस के लिए एक डिटर्मिनेशन, एक विल होनी ज़रूरी है। सुनना तो ठीक है, सुन लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ जो विविध परंपराएं है उसके अंदर जो ऐसी परंपरा है कि जिसके अंदर खास कुछ करना नहीं है, आँख बंद कर बैठ जाओ, ऐसी परंपरा है, उसके अंदर ज़्यादा साधक चलते हैं, ज़्यादा लोग जाते हैं। क्योंकि ये करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट बात है और लोग करना पसंद नहीं करते हैं। तो पर ये किए बिना तो कोई छुटकारा है नहीं, वो तो करना ही पड़ता है। साधना का मतलब ही प्रैक्टिस, अभ्यास, तो वो निरंतर कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है वो जितनी समझ में आ जाए हमारे अंदर, और जितनी निष्ठा से हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आगे जाके कुछ परिणाम प्राप्त होगा। तो वो भी कहते हैं कि भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, खाली आप आओ, बैठो, गेट टुगेदर जैसा हो जाए, आप सुनो, चले जाओ और फिर करो कुछ नहीं। तो ये उनको भी पसंद नहीं था। तो ये बात आज भी इतनी रिलेटिव है और आज भी हमें इसको समझना चाहिए। I shall now check the 4 breathing exercises and try out the 2 physical exercises also, in all now 6. I hope you are now aware of the 4 sections of the brain of which we make use of 2 only at this modern present age as human beings. तो ये एक पेपर हमने पहले पढ़ा था कि जिसके अंदर ब्रेन के 4 सेक्शंस, ब्रेन माइंड शब्द वहाँ यूज़ करते हैं, ब्रेन एंड माइंड के जो 4 सेक्शंस है। और अभी इतने समय से जो लोग ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको तो पता है कि ये 4 सेक्शन क्या है। जैसे यहाँ भी बताते हैं ये, दिस 2 sections are
connected by a channel that runs over the top of the brain. These two are one fore or front brain section and second rear or hind brain section. Please refer your diagram. तो ये जो है वो दो सेक्शन जो है, एक आगे का सेक्शन है और एक पीछे का सेक्शन है। हालांकि 4 सेक्शन में से आज जो मॉडर्न व्यक्ति है ये दोनों का ही उपयोग करते हैं। तो आगे का हम जानते हैं कि जो फोर ब्रेन के अंदर है, जहाँ IESM केंद्र है या जिसको हम रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन एरिया तो कंपलसरी सबके अंदर एक्टिव है ही, क्योंकि उससे ही विचार बनते हैं और विचार रजिस्टर होते हैं। तो ये एक सेक्शन हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो एकदम प्रिमिटिव हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति के अंदर ये काम करता है। और दूसरा जो पीछे का जो सेक्शन है, जिसको हम मेमोरी पूल कहते हैं, या जो मेमोरी जहाँ जो पड़ी है, जिसको पहले तो जी 2A कहते थे, 2A एंड 2B, बाद में 3A और 3B का। और दूसरे जो है ये आगे का एक, पीछे वाला दूसरा, और तीसरा और चौथा जो है उन्होंने पहले पुराने डायग्राम में लेफ्ट और राइट साइड ब्रेन का जो दो पार्ट है, लेफ्ट मिड ब्रेन एंड राइट मिड ब्रेन, तो वो 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरह 4 सेक्शन ब्रेन के हो जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स प्राणा और लाइफ करंट, सेकंड थिंकिंग प्रिंसिपल, थर्ड साइकिक नेचर एंड फोर्थ चित्ता और माइंड स्टफ। द शास्त्रस यूज distinctive words A chitti and B chitta. Quotations on chitti. A chitti is the all-pervading, most powerful phenomenon in the universe we call universal divine mind. B chitta or mind stuff is the individual's personal mind or mind stuff or chitti flowing through an individual like atmosphere flowing through an individual's lungs. Only chitti flowing through an individual is not apparent because it is possible for chitti to penetrate anything, whilst atmosphere is not able to, and so it is to be drawn in as our breath. तो एक पूरा लंबा पैराग्राफ है। पहले बात ये कहते हैं कि भाई 4 जो शब्द है जो योग के अंदर खास इम्पोर्टेंट है, उसका मीनिंग हमें समझना चाहिए। तो पहला है प्राण या लाइफ करंट, दूसरा है थिंकिंग प्रिंसिपल, तीसरा है साइकिक नेचर और चौथा है चित्त और माइंड स्टफ। तो ये सब शब्द उनके तावरिया जी के ये मीटिंग पेपर्स के अंदर और दूसरे सब जगह पर वो ये आते रहते हैं, और उसके सब जगह कई जगह पर उन्होंने ये सब मीनिंग बताए हैं। प्राण क्या है आप जानते हैं, थिंकिंग प्रिंसिपल क्या है वो भी हम एक बार तो देख चुके हैं। जो पीछे का ब्रेन का जो मेमोरी का हिस्सा है वो थिंकिंग प्रिंसिपल का है। साइकिक नेचर जो है वो हमारा जो एक मूलभूत एक स्ट्रक्चर के साथ में है, जो शुरू से हमारे साथ में है। और साइकिक नेचर एक धीरे धीरे बनता जाता है। तो एक साइकिक नेचर ऐसी चीज़ है कि कलेक्टिव जिसको हम कहते हैं, या कलेक्टिव हमारे अंदर जो गुण कहें या जिसको हम क्वालिटीज़ कहें, या साइकिक नेचर के अंदर हमारे जो एक खासियत होती है वो सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है, जिसको हम एसेंस भी कह सकते हैं, जो चीज़ इसके अंदर पड़ी है। और चौथा चित्त, वो तो हम जानते हैं कि चित्ती से चित्त बनता है। तो शास्त्र के अंदर 2 शब्द खास बताए, चित्ती एंड चित्त। और जो चित्ती सूत्र हमने डिटेल में जब देखे थे, पूरी किताब पढ़ी थी, तो चित्ती क्या है और ऐसे चित्त किस तरह बनता है, वो सारे लेक्चर्स, करीब 18 लेक्चर्स उसके ऊपर हमने देखे थे। तो चित्ती जो है वो ऑल परवेडिंग है, मतलब हर जगह फैली हुई एक शक्ति है, एक तत्व है, एक पावरफुल तत्व है, जो जिसको तावरिया जी यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कहते हैं। तो एक डिवाइन माइंड है और एक खुद डिविनिटी है। तो डिवाइन माइंड जो है वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, और डिविनिटी है या जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो परमात्मा या परम तत्व है।
और वही चिट्ठी जब इंडिविजुअल हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आती है तब वो चित्त बन जाता है, इंडिविजुअल पर्सनल एक बन जाता है। और चित्त की खासियत ये है कि चिट्ठी जो है वो इतनी सूक्ष्म है कि हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर एकदम पेनेट्रेट हो जाती है। पर जैसे हवा है या एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से हवा हमारे अंदर आती है, पर वो एटमॉस्फेयर हमारे अंदर से पेनेट्रेट नहीं हो सकता, वो इतना सूक्ष्म नहीं है जितनी चिट्ठी सूक्ष्म है। पर चिट्ठी जो है, क्योंकि चिट्ठी में से ही हमारे अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स हम जानते हैं या जिसको हम सेंसेस भी कहते हैं, तो सेंसेस या इनकमिंग इम्पल्सिस जो है वो हमारे अंदर चिट्ठी से ही आते हैं और वो हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं और उससे विचार बनते हैं। तो वो पेनेट्रेट कर सकती है चिट्ठी हमारे अंदर, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर। पर एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर से खाली हवा हमारे लंग्स के अंदर आती है और हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो इतना चिट्ठी इतनी सूक्ष्म है और ऑल परवेडिंग है। यू मस्ट ऑल्सो हैव रेड द स्मॉल नोट्स ऑन एस्ट्रल बॉडी रिसर्च। तो ये भी पहले एक मीटिंग पेपर में उन्होंने एस्ट्रल बॉडी के रिसर्च क्या हो रहा है रसिया के अंदर वगैरह वगैरह कुछ बातें उन्होंने बताई थी। अंडरस्टैंड वेल हाउ वी मेक यूज ऑफ आवर फोर एंड हाइंड सेक्शंस विथ और थ्रू द कनेक्टिंग चैनल्स दैट रन ओवर द टॉप ऑफ द ब्रेन। अब ये जो पिछला हिस्सा है ब्रेन का और आगे का हिस्सा है वो कोई सेपरेट नहीं है, वो कोई कंपार्टमेंट नहीं है, वो जो है वो एक जुड़े हुए हैं। तो एक पीछे से एक सटल चैनल एक जाती है आगे की ओर टॉप ब्रेन से, मतलब कि ब्रेन का ऊपर का हिस्सा से, और वहाँ से जो है हमारा इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न जो दोनों है वो पीछे से इस तरह आगे की ओर रजिस्ट्रेशन एरिया या फोर ब्रेन की ओर आते हैं। The front brain section we call registration area because any thought that is not registered here we remain unaware of such a thought। तो विचार बनने के लिए एक चीज जरूरी है। एक देखो हमारे अंदर आते हैं तो 120 इम्पल्सिस, तो सबके विचार नहीं बन जाते, उसमें से कुछ विचार बनते हैं। और क्लियर कट विचार वो भी वही है कि जिसका रजिस्ट्रेशन अंदर होता है, ये एरिया के अंदर ISM केंद्रों के ऊपर जिसका रजिस्ट्रेशन होता है और जिसके अंदर से इंटेंसिटी निकलती है, तो वही विचार कहलाते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि विचार का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब आँख खुली है या कान खुला है इसका मतलब ये नहीं कि अंदर जो जाता है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी आप सुन रहे हैं और बीच बीच में विचारों के अंदर गुम हो जाते हो, तो क्या बात हो रही है वो आपका अंदर वो रजिस्टर नहीं होगा, तो उसके विचार नहीं बनेंगे। या कई बार ऐसा होता है हमारी आँख खुली है, हम देखते हैं सामने, पर फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है क्योंकि हम कहीं और जगह पर है, हमारा माइंड जो है कहीं और जगह पर है, हम कोई और विचार के अंदर खोए हुए हैं। तो इस तरह होता है, तो विचार रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमेशा जो इम्पल्स अंदर आया उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तब वो विचार बनता है। रजिस्टर मीन्स वी सी इट क्लियर पिक्चर फॉर्म and we notice that picture form and then also register our reaction to that picture form। तो ये तीन चीज होनी चाहिए रजिस्टर होने के लिए। एक तो हम वो चीज़ को क्लियर कट देख सकते हैं, उसका जो पिक्चर फॉर्म है उसको देखना चाहिए क्लियर कटली। एक हम कोई चीज़ को देखते हैं, एक विज़न है, तो एकदम क्लियर कट हम देखते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी वो चीज़ नोटिस होनी चाहिए, मतलब वो अंदर इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यही है। तो ये नोटिस होती है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो चीज़ बनती है। और तीसरी जो है वो उसके देखने के बाद जो हमारे अंदर रिएक्शन उत्पन्न होते हैं और वो रिएक्शन का भी पिक्चर फॉर्म है, वो भी रजिस्टर होना चाहिए। तो चीज़ तो देखते हैं और हमेशा कोई चीज़ देखते हैं कि उसी दौरान हमारे अंदर एक रिएक्शन आता है। ऐसा कोई मोमेंट नहीं होती है कि रिएक्शन नहीं होता है, अंदर कुछ होता है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई गलत या नेगेटिव चीज़
रिएक्शन का मतलब कुछ देखा और उसके अंदर हमारे अंदर कुछ घटित हुआ, लाइक आया, डिसलाइक आया, कोई और चीज़ अंदर आ गई, तो वो जो साथ साथ में होता है वो प्रतिक्रिया है, वो रिएक्शन है। पर वो भी अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि भाई ये करते समय, ये देखते समय मुझे इस तरह का विचार आया था। All this happens so quickly, we are not aware of this process. If we do not register our reaction and also do not notice it clearly, such a thought form will fade away due to lack of attention or interest or concern. तो ये जो है वो एक तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। एक जैसे हम जानते हैं कि एक सेकंड में 120 आते हैं, उसमें से हार्डली 40-50 के विचार बनते होंगे। और जब हम दिमाग को शांत करते हैं, थोड़ा मेडिटेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, तो उससे भी कम हो जाता है, 15, 20, 25 तक कम हो जाता है। ज़ीरो नहीं होता है कभी भी, 10-15 तो सूक्ष्म स्तर के ऊपर हमेशा रहता है। तो इतना ये, पर ये पूरी इतनी स्पीड से ये प्रोसेस होती है कि हम उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, इतना ये स्पीड से चलता है। और ये रिएक्शन जो है उसको उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और उसके साथ में हमारे अंदर वो क्लियर कट नोटिस होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि ये फेड अवे हो जाता है, धुंधला हो जाता है। जो चीज़ जिसको हमने देखा है, अगर इसको नोटिस नहीं करते हैं, उसका पिक्चर फॉर्म नहीं बनता है, तो फिर वो जो है वो एकदम धुंधला सा अंदर हो जाता है और वो अंदर ही ख़त्म हो जाता है। उसका कोई विचार नहीं बनता है, क्लियर कट अंदर पिक्चर नहीं उत्पन्न होता है। Hundreds of thousands of such forms fall on our brain areas and fade away mercifully. अब ये शब्द इम्पोर्टेंट है, mercifully। तो ये हजारों लाखों हर समय हमारे ऊपर ये इसका बॉम्बार्डमेंट चालू रहता है, ब्रेन के ऊपर ये इम्पल्सिस आते हैं और ये प्रक्रिया बनती है। पर ज़्यादातर जो है वो फेड अवे हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। वो मर्सीफुली है। मर्सीफुली इस माने में कि अगर हर एक इम्पल्स के ऊपर अगर काम किया जाता या हर एक इम्पल्स को नोटिस किया जाता तो आदमी शांति से जी नहीं सकता, एकदम थक जाता और उसकी मेमोरी इतनी ये हो जाती कि जीना मुश्किल हो जाता। तो ये कुदरत ने ये किया है, एक फेड अवे जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस है कि इतने सारे आ रहा है तो उसके अंदर से जो है कुछ के ही विचार बनेंगे, बाकी वैसे ही निकल जाएंगे। नहीं तो सबके विचार बनने चालू हो गए तो फिर हमारा दिमाग विचारों से ही भर जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये मर्सीफुली है। दैट विच डज नॉट फेड अवे becomes our memory pattern and is filed or stored in the hind brain or memory section 2A refer diagram। अब जिसका विचार बन गया तो उसकी फिर एक मेमोरी पैटर्न बन जाती है, और वो मेमोरी पैटर्न जो है वो एक हमारा जो पिछला ब्रेन का जो हिस्सा है जहाँ मेमोरी का सेक्शन है उसके अंदर वो फाइल हो जाता है या स्टोर हो जाता है। तो दो प्रक्रिया बनती है विचार के दौरान। एक जो विचार बनता है वो आज्ञा चक्र से या फ्रंट ब्रेन से बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकल जाता है, और उसका ही दूसरा एक पार्ट जो होता है एक मेमोरी, उसके अंदर से एक मेमोरी बनती है और वो मेमोरी फिर जाके पीछे के मेमोरी सेक्शन है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो लर्निंग यही है कि हम जो सीखते हैं तो किस तरह सीखते हैं कि एक चीज़ को देखा, उसकी मेमोरी बन गई तो ये चीज़ हमने सीख ली। अगर ये खाली विचार बनता और उसकी मेमोरी पैटर्न नहीं बनती या फिर वो स्टोर नहीं होती तो फिर ज़िंदगी भर में हम कुछ सीख ही नहीं पाते और कुछ याद भी नहीं रह पाता। हर समय हर चीज़ नए ढंग से ही करनी पड़ती तो भी जीवन मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये कुदरत ने ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस बनाई है। The incoming impulses reach the brain through our five senses and this simultaneously reach the five sense organs also.
But if the brain does not register and send the required message, the sense organs are not able to act at all. अब क्या होता है कि हमारी जो 5 इंद्रिय है और 5 इंद्रिय के साथ 5 इंद्रिय ऑर्गन जुड़े हुए हैं, तो कोई चीज़ बनती है तो वो ऑर्गन से हमारे अंदर इम्पल्स अंदर आता है, जिसको हम सेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई आवाज़ कानों के ऊपर आई तो क्या होगा कि वो कान को हम इंद्रिय अंग कहते हैं, ऑर्गन है. तो कान एक ऑर्गन है, उसके द्वारा हमारे अंदर सुनने की शक्ति जो है, वो जो सेंस जिसको कहते हैं सुनने की शक्ति, तो वो इम्पल्स के रूप में हमारे अंदर कानों के अंदर जाती है. और पहले तो एस्ट्रल में जाती है, जो हमारा जो मैग्नेटिक पूरा फील्ड है उसके अंदर जाती है, वहाँ प्रोसेस होती है और फिर वो ब्रेन के अंदर, फिर नर्व्स के द्वारा ब्रेन के अंदर जाती है. तो ब्रेन को पता चलता है कहाँ ये कुछ ऐसा सुनाई दिया, वहाँ जो मेमोरी पड़ी है उसके कारण उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि ये कौन सा आवाज़ है, और हम जान पाते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का आवाज़ है. तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया होनी ज़रूरी है. अब अगर उसके अंदर ये चीज़ अंदर रजिस्टर नहीं होती है और फिर ब्रेन से उसका मैसेज नहीं आता है, तो फिर वो कंप्लीट बनता नहीं है, वो चीज़ कंप्लीट होती नहीं. मतलब कि हमने सुना ना सुना वो एक ही हो जाता है. तो ये कोई भी चीज़ है, या देखते हैं या सुनते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और ब्रेन से उसका एक रिएक्शन के फॉर्म में उसका पिक्चर आना ज़रूरी है. Hence the saying the sense organs are not the senses themselves. तो इसीलिए ये वाक्य तो तावड़िया जी बार बार कहते हैं हर जगह पर कि जो इंद्रिय है और इंद्रिय अंग वो दो अलग है. इंद्रिय अंग वही इंद्रिय नहीं है. मतलब एक ऑर्गन है, स्थूल है, स्थूल बॉडी का है, और एक दूसरा जो है वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म बॉडी का मटेरियल है. तो इंद्रिय या जिसको सेंसिस कहते हैं वो एस्ट्रल बॉडी का मटेरियल है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर है, और जो ऑर्गन है वो हमारा सेल्यूलर बॉडी का है. इसीलिए दो अलग है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट defective sense organs cannot act at all. Of such defective sense organ are not able to receive the message from the brain, but a perfectly functioning sense organ will not act if brain does not send the message. Refer diagram. अब क्या होता है कि कई बार जो हमारे अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डिफेक्टिव है. अब कान के ऊपर आवाज़ तो कुछ आई, पर वो क्योंकि वो ऑर्गन ही डिफेक्टिव है तो वो अंदर वो जाएगा नहीं. मतलब अगर वो सेंसेस जो अंदर जिस तरह जानी चाहिए या पूरी उसकी प्रोसेस होनी चाहिए वो कंप्लीट नहीं होगी. तो शायद एस्ट्रल लेवल के ऊपर अगर वो कंप्लीट होती है, फिर भी वो फिजिकल लेवल के ऊपर आके अटक जाती है, तो वो ब्रेन उसको फिर समझ नहीं सकता है. तो वो जो आवाज़ है वो क्या है वो जान नहीं पाता है. तो कई बार ऐसे जो बहरे लोग होते हैं उनको एक आवाज़ आती है कि कुछ सुनाई देता है, पर वो स्पष्ट रूप में नहीं पता चलता है कि क्या सुना उन्होंने, क्योंकि ये डिफेक्टिव ऑर्गन है, इसके कारण ये होता है. फॉर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट सेंसेस देर आर डिफरेंट एरियाज इन द ब्रेन एंड द टॉप soil of the midbrain, normally in the left midbrain. अब जो अलग अलग जो हमारे पांचों इंद्रिय है और पांचों इंद्रिय के अलग अलग इसके केंद्र है, और वो सारे केंद्र जो है वो लेफ्ट मिडब्रेन है उसके अंदर है. तो जो ये ब्रेन के लेवल के ऊपर जो कामगिरी बनती है तो ये उसके जो केंद्र है उससे बनती है, वहाँ से उसका मैसेज आता है वगैरह, रिस्पॉन्स आता है वगैरह वगैरह. तो ये एक लेफ्ट साइड के ऊपर पांचों इंद्रिय के सेंटर्स होते हैं. बिकॉज ऑफ द इमेंसली रैपिड रेट ऑफ इनकमिंग इम्पल्सिस, द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स हैव टू बी ऑटोमेटिक to meet the tremendous load of incoming impulses and computerized, and so also our reactions are equally automatic, but this is for convenience only. These automatic reactions are termed habit.
अब ये इतनी इम्पल्सिस इतनी सारी आती रहती है 120 या एक्चुअली तो 30,000 आती है पर सेकंड में, और 120 तो सिर्फ ब्रेन में जाती है। तो इतनी सारी जो इम्पल्सिस हमारे ऊपर उसका अटैक होता रहता है, तो वो जो है वो इसकी प्रोसेस फिर एकदम ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि कॉन्शियसली ये सारी चीज़ों को टैकल नहीं किया जाता है। तो एक हैबिट मैकेनिज्म हमारे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, और हैबिट मैकेनिज्म के द्वारा ही फिर हम जीने लगते हैं। तो इनकमिंग इम्पल्स आता है और इस तरह ऑटोमेटिक फंक्शन एक चालू हो जाता है, अंदर ब्रेन में जाता है, मेमोरी को मिलता है, विचार बनते हैं, उसके अंदर से एक रिएक्शन आता है। ये सब ऑटोमेटिक इस माने में कि हमारे अवेयरनेस के अंदर वो प्रोसेस अवेयरनेस की है, पर वो हमारे अवेयरनेस के अंदर नहीं आता कि देखो इस तरह ये प्रोसेस चालू है अंदर। हमारा तो कोई जगह और ध्यान भी होता है, पर ये प्रक्रिया अंदर चालू रहती है। और ये कन्वीनियंस के लिए है, एक अच्छा है, ताकि ये ऑटोमेटिक है तो फिर हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम दूसरी चीज़ों के साथ साथ में एक हैबिट मैकेनिज्म के साथ में भी हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो एक ये कुदरत ने बनाया है तो वो ठीक ठाक है, पर प्रॉब्लम एक ही आता है, जैसे हमने देखा था कि वो चीज़ जब करप्ट हो जाती है, ये चीज़ एकदम हावी हो जाती है, फिर आदमी अगर पूरी ज़िंदगी ऑटोमेटिक इस तरह ही जिएगा तो फिर वो मशीन बन जाएगा, वो फिर इंसान नहीं होगा। तो एक पॉइंट तक ये ऑटोमेटिक हैबिट मैकेनिज्म है वो ज़रूरी है, पर उसके साथ में एक कुछ लेवल के ऊपर उसके अंदर अवेयरनेस भी रहनी चाहिए, और अवेयरनेस के साथ में हैबिट मैकेनिज्म दोनों साथ में काम करते हैं तो ठीक है। बाकी सिर्फ हैबिट मैकेनिज्म से पूरी ज़िंदगी जीते हैं तो मशीन ही हो जाएंगे। Unfortunately, this process of automatic reaction has corrupted our thinking process also. तो यही दिक्कत है कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है तो हमारे जो रियल थिंकिंग प्रोसेस होती है वो बन नहीं पाती है, वो रियल थिंकिंग प्रोसेस करप्ट हो जाती है। क्योंकि रियल प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस के अंदर क्या है कि एक ठहराव होता है, एक विचार होता है, और वो एक समझदारी के साथ उसके अंदर जो होता है वो रियल थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो एकदम फटाफट एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में अगर वो चलता रहता है तो वो रियल थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। Hence our thinking is termed automatic reflex action, and so actually speaking it is not thinking at all. तो अभी जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, और चाहे साइंस भी या दुनिया की बड़ी ये उसको हम कहते हैं कि भाई हम तो थिंकिंग करते हैं, या इंसान जो है वो विचार के अधीन है, इंसान के अंदर ब्रेन है और विचार करता है, पर विचार करता नहीं है, विचार होता है। विचार करना एक बात है, विचार होना एक और बात है। तो यहाँ तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसके लिए उसको तवरिया जी थिंकिंग कहते नहीं है, उसको उन्होंने अलग नाम दिया है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये शब्द हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा थिंकिंग और कुछ नहीं, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या कि इमीडिएट जो रिएक्शन होता है उसको रिफ्लेक्स है। जैसे कि मच्छर ने काटा और तुरंत हमने हाथ से उसको मार दिया या भगा दिया, तो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। इसी तरह हमारे विचार भी जो है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह ही चलते रहते हैं। टू बी ऑफ द नेचर ऑफ प्रॉपर थिंकिंग इट ऑट नॉट टू बी, ये पर्पजफुल होगा तभी वो राइट थिंकिंग हो पाएगी। पर्पज नहीं है तो वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, तो उसको फिर राइट थिंकिंग नहीं कहते। पर इसको किस तरह बनाए, ये पर्पजफुल किस तरह बनाए, या इस जो ऑटोमेटिक चल रहा है उसको किस तरह हम रियल थिंकिंग बनाए। द सेंसेस टू ट्रैवल, सेंसेस इज इक्वल टू इनकमिंग इम्पल्सिस। तो सेंसेस को तावरिया जी इनकमिंग इम्पल्स ही कहते हैं। मतलब कि जो इनकमिंग इम्पल्स हमारे अंदर आया, अगर वो जैसे बात की इस तरह का, अगर कानों से अंदर जाता है तो वो सुनने की शक्ति बन जाती है। अगर वो इनकमिंग इम्पल्स आँख से अंदर जाता है तो वो
देखने की शक्ति बन जाता है। मतलब जो देखा है वही चीज़ का इम्पल्स हमारे अंदर आंखों द्वारा अंदर जाता है या कान द्वारा जाता है या और कोई इंद्रिय द्वारा जाता है। इसीलिए सेंसेस और इनकमिंग इम्पल्स एक ही बात है। द सेंसेस टू ट्रैवल and reach our brain and to the sense organs require a different set of nerves known as motor nerves in our body system, different from the nervous system that reaches blood to all part of the body. तो ये जो इनकमिंग इम्पल्स को अंदर जो ले जाता है तो उसके लिए एक अलग प्रकार का नर्व होना जरूरी है और उसको मोटर नर्व कहा जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल है, तो इस तरह की जो है, फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। तो ये एक मोटर नर्व जो है वो पेरिफेरल का एक पार्ट है और इसमें भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों काम करते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो उसका भी एक रोल है, वो उसका भी कामगिरी है कि जिसके द्वारा ये इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। और दूसरी प्रकार के भी नर्वस सिस्टम है, जैसे कि ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है और अलग अलग होता है, वो अलग प्रकार की नर्वस सिस्टम है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स of motor system is far too short as compared to the lifespan of cells in nervous system or in the various organs or parts of the body. तो हमारा बॉडी जो है वो पूरा सेल्स से बना हुआ है। एक छोटा सा 1 इंच का भी हिस्सा कोई भी बॉडी का है तो वहाँ हजारों लाखों सेल्स होते हैं। वो हर चीज़ के सेल्स होते हैं, हर ऑर्गन के सेल्स होते हैं। इसी तरह नर्व्स के भी सेल्स होते हैं, पर जो मोटर नर्व सिस्टम जो है उसके सेल से उसका जो लाइफ स्पान है, उसका जीवन है, वो बहुत कम है। बाकी दूसरे जो ऑर्गन्स के या दूसरे नर्व्स के जो सेल्स है उसका थोड़ा लाइफ स्पान जो है वो थोड़ा लंबा होता है। अब ये प्रक्रिया निरंतर हमारा बॉडी के अंदर चलती रहती है। सेल्स उत्पन्न होते हैं और कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं, उसके बाद में वही प्रकार का दूसरा सेल आता है। इस तरह की प्रोसेस चलती रहती है। और जो जिसको हम उम्र कहते हैं या जवानी या बुढ़ापा कहते हैं, वही यही चीज़ है कि जब तक जवानी है तब तक सेल्स की जो फॉर्मेशन है या सेल्स का बनना जो है वो उसका रेशियो ज़्यादा रहता है और मरने का रेशियो कम रहता है। मतलब अगर ज़्यादा बनते हैं और कम मरते हैं तो जवानी है। अब जब बुढ़ापा आता है तो रेशियो वो चेंज हो जाता है कि उसके अंदर सेल्स का मरने का जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और जन्म लेने वाले जो है वो कम होते जाते हैं। तो वही एजिंग है और कुछ नहीं है। तो ये मोटर नर्वस सिस्टम के जो ये सेल्स है उसका आयुष्य बहुत कम होता है। टू करेक्ट दिस ऑटोमेटिक मोड of living and thinking whenever required, so that we live and think like human beings and to be totally different from all other life forms, we have been given an entire set of nervous system parallel to the sympathetic system of nerves, and we term this system as the correcting system and better known as parasympathetic system, normally hardly developed and functioning in a normal human being even in our present day. तो ये दो सिस्टम हमारे अंदर काम करती है। एक पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है और दूसरी जो है वो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ये साइमल्टेनियसली दोनों सिस्टम काम करते हैं, पर नॉर्मल व्यक्ति जो है उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही ज़्यादा काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कम काम करती है। तो हमें ऑटोमेटिक मोड के ऊपर हम जीते हैं और जो थिंकिंग वगैरह जो हमारा ऑटोमेटिक चलता है, एक सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया अंदर जो चलती है, उसमें से अगर हमें उभरना है, उसमें से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे करके ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। मतलब कि जितनी
पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी ज़्यादा काम में आएगी, इतना आपका ऑटोमेटिक ये जो प्रक्रिया है या जो विचार भी जो ऑटोमेटिक बनते हैं और रिएक्शन वगैरह पूरा जो मशीन की तरह जीते हैं, तो मशीन के में से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि धीरे धीरे करके पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करो। अब ये योगा के द्वारा एक अलावा दूसरी चीज़ों से हो नहीं पाता है, बहुत कम चीज़ों से ये हो पाता है, क्योंकि योग की प्रैक्टिस के अंदर हम जब प्राण को एक्टिवेट करते हैं तो प्राण का प्रभाव पैरासिम्पेथेटिक के ऊपर पड़ता है और वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है। आप खाली आंख बंद करके बैठे रहोगे तो ये पैरासिम्पेथेटिक को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसीलिए अगर हमको कंप्लीट बनना है, बायोलॉजिकली कंप्लीट बनना है, तो ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को जागृत करना ही पड़ेगा। This system has to be consciously made to function. No amount of satsang, prayers, japa can help anyone. Yama and niyama are explained by Sage Patanjali as the functioning of parasympathetic system. अब देखो यहाँ जो कहा कि कोई दूसरी चीज़ों से तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम काम नहीं करेगी, चाहे वो प्रेयर करो, सत्संग करो, जप करो, पर कहते हैं कि यम नियम से ये पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम काम कर सकती है, ऐसा पतंजलि कहते हैं। वो किस तरह हो सकता है? तो एक बात ये है कि जब हमें यम नियम का पालन करना पड़ता है तो हमें कॉन्शियसली उसको फॉलो करना पड़ता है। यम नियम ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मैकेनिकली या ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह वगैरह जो है, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है। उसको आपको कंपलसरी कॉन्शियस और हर समय, अगर आप एक खाली सत्य का ही यम लेते हैं, एक सत्य का यम नियम लेते हैं, तो अगर सत्य को फॉलो करना है तो हर समय आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आपसे कोई न झूठ वाणी से झूठ निकले, न आपके कोई कर्म से ऐसा झूठा चीज़ बन जाए। तो कितना अवेयर रह के व्यक्ति को जीना पड़ता है। तो यम नियम का पालन को इसलिए यहाँ बताया कि यम नियम का पालन जो है वो पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम को जागृत कर सकता है। पर आप मैकेनिकल प्रेयर करेंगे या सत्संग करेंगे या मैकेनिकल जप करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्शियस फंक्शन जो है ना वो इसके जरूरी है। ऑफ कोर्स नेचर विल make it function, but in case of this mass humanity this system will take an enormously long time। तो नेचर से भी ये होता है, नेचर धीरे धीरे करके थोड़ी पैरासिम्पेथेटिक को जागृत तो करती है, पर ये मास लेवल के ऊपर तो बहुत लंबा समय लगेगा, कितने हजारों सालों के बाद शायद ये चीज़ बन पाएगी। तो उसको तो हमें तो इसी जन्म में या जितनी जल्दी हो सके इतनी हमें इसका पैरासिम्पेथेटिक को जागृत करके उसको काम में लाना चाहिए। फॉर दिस रीजन आई हैव रिपीटेडली एक्सप्रेस दैट द प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग इज ओनली हाफ डेवलप्ड एंड इज फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए वो इसी कारण से कहते हैं कि भाई नेचर ने आधा तो हमें बना दिया है पर आधा छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमें खुद ही योगाभ्यास से या किसी भी तरह हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। तो ये इसीलिए कुदरत ने आधा काम किया है, बाकी का काम व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। ऑफ कोर्स बोथ और either of this system can only function if and when they find their respective brain areas functioning and able to send messages। तो छोटे मोटे तौर पर तो दोनों काम तो करते हैं, जिस तरह उसके ब्रेन के एरिया जो है वो जब काम करते हैं तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक दोनों भी काम करते हैं, पर ज़्यादा समय सिंपैथेटिक ही करते हैं, क्योंकि हम अगर हमारा जीवन हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ऑटोमेटिक जीवन से ही सब हमारे अंदर चल रहा है, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक ही सब चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन ज़्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही चल रहा है, जिसमें हम कॉन्शियस से जागृति पूर्वक जो कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई वो जो है वो फंक्शन हमारा पैरासिम्पेथेटिक से होता है।
The mind brain is a massive area of brain. The midbrain is a massive area of the brain and has two sections, that is the left and midbrain or section 3 and the right midbrain or section 4. तो ये पहले हमने देखा कि 4 सेक्शन है, एक आगे का है, एक पीछे का है, एक नंबर आगे का, 2 नंबर पीछे का, फिर 3 नंबर जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन है और चौथा जो है वो राइट मिड ब्रेन है. Here too a few millimeters of the topsoil of these two midbrain sections are yet able to function in case of the modern man, not even a quarter inch deep. तो ये जो है वो जो ये तीसरा और चौथा जो सेक्शंस है वहाँ का अभी जो फंक्शंस है वो अभी इतनी कामगिरी सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं चल रही है. वो मॉडर्न व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर वहाँ का ये डेवलपमेंट अभी इतना नहीं है कि वो ब्रेन का सेक्शन 3 और 4 काम कर सके. हालांकि कुछ जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि कुछ सेंस ऑर्गन्स, सेंसिस के जो कुछ सेंटर्स है वो लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर है. तो इस तरह हमारी 5 इंद्रियां और 5 इंद्रिय ऑर्गन काम करते हैं. तो थोड़ा सा थर्ड सेक्शन जो है वो काम करता है, पर जो फोर्थ है वो तो काफ़ी एडवांस है. वो जब एडवांस प्रैक्टिस से वो जागृत होता है तब वो कामगिरी करेगा. The sympathetic system has all the connection with the left midbrain and the parasympathetic system has all the connections with the right brain, right midbrain. ये हमेशा याद रखना है, ये साधक के लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट मिड ब्रेन से क्या है और राइट मिड ब्रेन से क्या है. तो लेफ्ट मिड ब्रेन से हमारे अंदर ये सिंपैथेटिक सिस्टम काम करती है और जब राइट मिड ब्रेन काम करता है तब हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक. अब देखो, इसीलिए योग के काफ़ी जो प्रयोग है वो इस प्रकार के कि जिसके अंदर राइट मिड ब्रेन को डेवलप किया जाता है. इवन हमारा एक ये छोटा सा कॉटन का जो प्रयोग है, हम 1 से 4 में राइट नोस्ट्रियल अगर बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि लेफ्ट नोस्ट्रियल को चलना पड़ता है, और जब लेफ्ट नोस्ट्रियल चलता है तो उसकी क्रॉस इफेक्ट होती है, वो राइट मिड ब्रेन के ऊपर जाती है. अगर आप राइट नोस्ट्रियल ज़्यादा चलाओगे, मतलब पिंगला नाड़ी ज़्यादा चलाओगे, तो आपका जो है वो लेफ्ट हिस्सा जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा. तो उसकी हमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं है. हमें ज़रूरत है राइट जो है राइट साइड को डेवलप करने के लिए. इसलिए राइट नोस्ट्रियल बंद करना पड़ता है और लेफ्ट नोस्ट्रियल को चालू करना पड़ता है. तो ये जो है वो पैरासिम्पैथेटिक को चालू करने के लिए राइट मिड ब्रेन ये इसके साथ कनेक्टेड है और सिंपैथेटिक जो है उसके साथ में लेफ्ट मिड ब्रेन कनेक्टेड है. द लेफ्ट मिड ब्रेन इज नॉर्मली एक्टिव एंड द राइट मिड ब्रेन हार्डली वर्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस. तो सामान्य रूप में तो लेफ्ट मिड ब्रेन से ही आदमी जीता है हमारा, क्योंकि जो हमारा ब्रेन काम करते हैं या विचार प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारा लॉजिकल माइंड है तो वो लेफ्ट माइंड ही है. तो लेफ्ट मिड ब्रेन जितना काम करता है इतना व्यक्ति और लॉजिकल हो जाता है और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है और कुछ छोटी मोटी एक्शन रिएक्शन करता रहता है. जब राइट मिड ब्रेन डेवलप होता है तो उसके अंदर लॉजिकल माइंड शांत बनता है और अंडरस्टैंडिंग बनती है. तो अंडरस्टैंडिंग से वो व्यक्ति फिर जीने लगता है. उसके अंदर जो रिएक्शन के बदले में रिस्पॉन्स आएंगे वो रिस्पॉन्स भी जो है वो राइट मिड ब्रेन से आएंगे. तो इस तरह जीवन जीने के लिए भी राइट मिड ब्रेन की भी ज़रूरत है और लेफ्ट मिड ब्रेन की भी ज़रूरत है. जहाँ तर्क की ज़रूरत है वहाँ लेफ्ट मिड ब्रेन का उपयोग कर सकते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग से अगर जीना है तो राइट मिड ब्रेन को हमें डेवलप करना पड़ेगा. द टू मिड ब्रेन्स आर प्रॉपरली कनेक्टेड सो दैट दे कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन इफ रिक्वायर्ड. तो दोनों फिर वो एक सेपरेट तो है नहीं, क्योंकि ब्रेन पूरा जो है वो कनेक्टेड है. चारों ब्रेन वैसे तो कनेक्टेड है, पर ये दोनों ब्रेन है जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन और राइट मिड ब्रेन भी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में कुछ चैनल्स द्वारा, ताकि कभी जब ऐसी ज़रूरत पड़ी कि दोनों ब्रेन का उपयोग करना है तो एक साथ में कोऑर्डिनेशन से
दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नाउ हियर वी टेक द कोटेशन फ्रॉम द पतंजलि फ्रॉम द नोट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग. इट रीड्स द sequence of mind states is as follow. The mind reacts to that which is seen or heard, etc. Then follows the moment of mind control. Then ensues a moment wherein the chitta responds to both the facts. Finally, this pass away and the perceiving consciousness has full sway. तो ये पहली मीटिंग के अंदर ही हमने देखा था कि जो विचार प्रक्रिया किस तरह होती है या राइट विचार प्रक्रिया किस तरह होनी चाहिए. ये जो पूरी प्रोसेस बताई है वो राइट विचार प्रक्रिया की, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन की नहीं है. ये जो है वो राइट प्रोसेस किस तरह ब्रेन की होती है वो पहली मीटिंग के अंदर डिस्कोर्सिस 1 में ही उन्होंने ये प्रोसेस बता दी थी और ये योग सूत्र के ऊपर आधारित है. तो उसकी माइंड किस तरह काम करता है, माइंड की सीक्वेंस क्या है वो बताया उसमें. तो पहले कहते हैं कि माइंड रिएक्ट्स टू दैट विच इज सीन और हर्ड. तो जो चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं उसके प्रति माइंड जो है हमारा रिएक्ट करता है. देन फॉलोज द मोमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल. अब ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होता है तो ये नहीं बनेगा, माइंड कंट्रोल का चीज़ नहीं आएगी. वो फिर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन में जो चीज़ आनी है वो आके चली जाएगी. पर अब ये राइट फंक्शन कब होता है तो क्या होता है, ये उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया होनी चाहिए, फॉलो द मोमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल. अब मन का नियंत्रण. अब माइंड कंट्रोल क्या है देखा था हमने आगे, और इसके लिए खास शब्द है, आपको याद आना चाहिए ये शब्द अगर आप ठीक रूप से समझे हैं तो. पोज की बात है. माइंड कंट्रोल मतलब क्या, पोज. जो विचार चलते हैं उसके अंदर जो पोज हमें डालना है वो पोज जो है वो माइंड कंट्रोल है, नियंत्रण. देन एंस्यूज ए मोमेंट वेयर इन द चित्त रिस्पॉन्स टू बोथ फैक्टर. बोथ फैक्टर्स मतलब क्या कि जो पहली जो प्रतिक्रिया हो गई उसका भी और दूसरा जो नियंत्रण, दोनों को चित्त जो है वो रिस्पॉन्स करता है. और ये सब हो जाता है तो सिर्फ एक परसीविंग कॉन्शियसनेस एक बनी रहती है. परसीविंग कॉन्शियसनेस मतलब एक दर्शन युक्त चेतना की. अब वो एक कॉन्शियसनेस वहाँ है कि जहाँ कोई रिएक्शन की स्थिति नहीं, मतलब कि पूरी विचार प्रक्रिया जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए, वो बन गई. और अभी एक स्थिति जो है वो एक अच्छी स्थिति अंदर एक कॉन्शियसनेस की बनी है, इस तरह की है. तो ये इस तरह जब होता है तो ये रियल थिंकिंग. और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पोज. जो माइंड कंट्रोल है, पोज है, वो इसके अंदर इसका सबसे मेन रोल है. हालांकि ये पोज जो है वो अलग अलग लेवल के ऊपर होते हैं. ये सारी चीज़ें हमने उस समय डिस्कस किया था कि जब विचार बनता है वहाँ भी हो सकता है, विचार प्रकट हो रहा है वहाँ भी हो सकता है, और विचार को प्रकट नहीं होने देना मतलब कि नॉन एक्सप्रेशन, वो भी पोज है. तो अलग अलग लेवल के ऊपर ये चीज़ होती है. द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड purposeful thinking and automatic thinking is that in proper thinking the corrective system prevents automatic reaction by intervening and bringing about correction, and thus understanding of the situation, that is properly understanding the purpose of the incoming impulses rather than reacting at their face value. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन और एक है पर्पसफुल रिएक्ट एक्शन. तो पर्पसफुल रिएक्ट एक्शन जो है वो उसका हेतु ही यही है कि ऑटोमेटिक रिएक्शन होते रहते हैं उसको हम रोक सके. जब पर्पसफुल थिंकिंग होता है तभी वो ऑटोमेटिक उसको हम रोक सकते हैं, और उसके अंदर हम एक वो सिचुएशन के बारे में उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है. मतलब कि पर्पस किस तरह डेवलप होता है कि जो चीज़ बन रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका एक क्यों हो रहा है, इसका एक पर्पस हमें होना चाहिए. घटना बनती है
तो सिंपली उसको रिएक्ट नहीं करना है, पर ये घटना क्यों हो रही है इसका एक हमें पर्पज़ हमारे ध्यान में आना चाहिए, और फिर इसके मुताबिक हम अगर वो करते हैं तो वो पर्पज़ इनकमिंग इम्पल्स का भी यही पर्पज़ है। इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया हमारे अंदर, तो वो कोई एक पर्पज़ से आया, और इसको फिर इस तरह हम ट्रीट करते हैं कि जहाँ वो हम पोज करते हैं उसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होने देते हैं, और फिर वो चीज़ जो कंप्लीट होने देते हैं। तो वो एक नॉर्मल फेस वैल्यू की तरह जो एक उपलब्ध उसके जो मूल्य होते हैं इस तरह नहीं होता है, एक रियल जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं उसके रूप में ये पूरी प्रक्रिया बनती है। तो ये एक डिफरेंस है पर्पसफुल थिंकिंग और ऑटोमेटिक थिंकिंग के अंदर। Such intervention by the corrective system, which is a moment, is normally termed pause in absence of such clear understanding. तो ये जो अंदर हम हस्तक्षेप करते हैं करेक्टिव सिस्टम का है, या पोज जिसको कहते हैं, उसका हम जो ये करते हैं हस्तक्षेप, वो जो है वो उसको यहाँ टावरिया जी ने एक्चुअली वो करेक्टिव सिस्टम कहते हैं, पर उन्होंने वो ये उसका नाम दिया है पोज, क्योंकि वो हमारे अंदर ये चीज़ जो है वो उस दौरान हमें डेवलप करनी पड़ती है, इतनी अवेयरनेस हमें रखनी पड़ती है, और इस तरह का हमें हस्तक्षेप को डेवलप करना पड़ता है, इंटरवेंशन करना पड़ता है। Mere physical pose may help a little but fails of times. But to be able to get help from the corrective systems always at the right time, one must progress from diagram 1 to diagram 2 and then be firmly established in diagram 3a. All this means hard work on one's own inward self. Mere wishing will not help. तो ये पोज की जो टेक्निक है वो तो एक टेक्निक है, और वो थोड़ा बहुत मदद कर सकती है, पर उसको भी डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कि जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो डायग्राम 1 से 2 पर जाते हैं और 3 के ऊपर एस्टेब्लिश होते हैं, और इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ये सब होता है तो रियल पोज जो है वो फिर हम कर सकते हैं अंदर। बाकी खाली नॉन एक्सप्रेशन कर दिया इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अंदर विचार तो बन गया, अंदर रिएक्शन तो आ गया, तो आधा तो हम बैतल हार गए, फिर खाली एक्सप्रेस नहीं करते इतना ही है, पर उससे भी पहले अंदर ये चीज़ बन जानी चाहिए, और इसके लिए दूसरी बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे लिए ज़रूरी है। इफ़ वन हैज़ टू रीच the stage of correct thinking by conscious hard work, how can one be able to meditate? अब अगर हमारे अंदर तो अभी करेक्टिव थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं बनी है, और हम फिर मेडिटेशन की बात करते हैं और मेडिटेशन करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो तो कोई अभी बहुत दूर की बात है। पहले तो हमारे जो ये जो थिंकिंग है वो कॉन्शियस हार्ड वर्क से हमें करेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक पॉइंट आएगा कि हम अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान की सही प्रक्रिया हो सकेगी। तो पहले काम तो हमें ये थिंकिंग को करेक्ट करना है। देयर आर मैनी वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंज इन वंस सेल्फ, बट वॉट एवर द रोड और मेथड, वन हैज़ टू रीच दिस स्टेज 3A। तो अब किसी भी तरह हमें 3A के स्टेज तक पहुंच जाना है, कि जहां हमारा रियल थिंकिंग चालू होता है और ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन बंद हो जाना चाहिए। तो वो कोई भी मेथड हम ले, पर योग की प्रक्रिया के द्वारा हम अगर हार्ड वर्क करते हैं तो सर्टेनली वो स्टेज तक पहुंच सकते हैं। इफ दिस इंटरवेंशन बाय द करेक्टिव सिस्टम डज नॉट टेक प्लेस, आवर थिंकिंग रिमेन्स ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन टाइप, हाउएवर मच एजुकेटेड वी मे बी, for academic education has nothing to do with this change. अब करेक्टिव सिस्टम अगर हमें नहीं लाते हैं हमारे अंदर, और ये थिंकिंग की प्रक्रिया चेंज नहीं होती है और ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन ही बने रहेंगे, तो फिर
वो व्यक्ति चाहे जितना भी एजुकेटेड है या फिर वो गंवार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अंदर की प्रोसेस से एजुकेशन का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है वो अंदर की ये एक साधना है, और साधना के द्वारा इस प्रकार का हम चेंज ला सकते हैं, एजुकेशन से नहीं। The reason being that all worldly education deals with the brain section 1 and 2, where corrective system does not come in. अब हम जानते हैं कि भाई हमारा जो एजुकेशन है तो उसमें तो क्या है, एक तो मेमोरी का उपयोग होता है, और फिर मेमोरी से जो विचार बनता है इसका उपयोग होता है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का ही उपयोग करते हैं, सेक्शन 3 और 4 का तो उपयोग हमारे अंदर होता नहीं है। और ये इसके लिए तो ज़रूरी है, जब कॉन्शियस थिंकिंग करना है या फिर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन से निकलना है, तो फिर दूसरे जो सेक्शंस है उसका भी उपयोग करना सीखना पड़ेगा। तो एजुकेशन के अंदर तो हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का ही उपयोग करते हैं। We here follow our own brand of physical exercises, breathing and emotional exercises. As stated earlier, there are innumerable ways and no one can say that his is the only way. अब तावड़िया जी ने खुद भी ये पूरा योग की सिस्टम बनाई है, तो एक प्रकार का एक ब्रांड ही समझो इनका, कि एक जिसके अंदर रिफाइनिंग एक्सरसाइज है, फेज एक्सरसाइज है, करेक्टिव एक्सरसाइजेस है, प्रिज्म है, और उससे भी आगे की चीज़ें जो है वो फिर प्राण रोटेशन और प्राण की प्रक्रिया। तो एक प्रकार का उनका एक समझो कि एक ब्रांड है या एक योग की सिस्टम है, पर फिर भी वो कहते हैं कि भाई ये बहुत सारे अलग अलग मार्ग है, पर वो कोई ऐसा क्लेम नहीं करते हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही एक मार्ग है और इससे ही आपको प्राप्त होगा। अब जो बात आती है वो थोड़ी उसमें कोई खास ये नहीं है, जो पहले की मीटिंग में उन्होंने क्या बताया था वही है, खाली पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ खास डिस्कशन है नहीं। इन नोट्स ऑफ 6 मीटिंग वी फाइंड द 3 स्टेप ब्रीदिंग बीइंग फर्दर एक्सप्लेन, refer 4th page, para page 1 of 6 meeting notes. Also note 6 para on page 2. I hope you have understood what is lower nature and evil. Get this clear in your mind and understanding and remove the idea of sin. तो ये पाप का विचार निकाल के और ये लोअर नेचर और इविल क्या है वो आप समझ गए होंगे। इस तरह वो 6 मीटिंग में बताया था। 4th मीटिंग के अंदर वो सब ये पैराग्राफ के अंदर ये वगैरह वगैरह है। 5th मीटिंग के अंदर पेज 2 पैरा 6 1 more breathing exercise is stated there. Now all 7 exercises, ये ठीक है। Refer the few lines from Light on the Path, refer notes of 7. तो 7वीं मीटिंग के अंदर लाइट ऑन पाथ के जो कोटेशन है या उसकी लाइंस जो है वो उन्होंने पढ़ी थी। फिर 8वीं मीटिंग के अंदर डायग्राम उन्होंने एक्सप्लेन किए थे, और थिंकिंग 10वीं मीटिंग के अंदर थिंकिंग प्रोसेस के बारे में और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताया होगा। और 11th मीटिंग के अंदर ह्यूमन मूड्स के बारे में, वो मेरे ख्याल से वो बाग फ्लावर रेमेडी के ऊपर थी, तो वो ह्यूमन मूड्स के इसके लिए उन्होंने बताया थी, ह्यूमन मूड्स और इमोशनल कंट्रोल एक्सरसाइज। और 12th मीटिंग में सेंसिटिवनेस और सेंसिटिविटी के बारे में वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है और वो एनर्जी की 7 प्रकार की एनर्जी क्या है वो भी सब बताते हैं, वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पेपर ख़त्म हो गया है, ठीक है। और मेन इसका ये पेपर के अंदर यही है कि हमारा ऑटोमेटिक जो विचार प्रक्रिया या ऑटोमेटिक जो जीवन जो चल रहा है वो ना हो, पर कॉन्शियसली किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा जी सकें इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरी बात, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है
वो यहाँ उन्होंने खास बताई है। तो यहाँ मीटिंग तो ख़त्म होती है। अब हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी को प्रश्न है? हाँ जी बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये मेरा सिस्टमेटिक और पूछना था हाँ कि हम जब गायत्री सिस्टम में करते हैं, हाँ कभी भी हाँ सुबह में करते हैं, हाँ तो उस टाइम हम राइट नोजल ब्लॉक कर सकते हैं? सुबह में नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह में, तो वो समय के ऊपर हम राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से कर सकते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के अंदर वो गायत्री भी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई तकलीफ तो मतलब कि कोई गलत तो नहीं हो रहा? नहीं, गलत का सवाल नहीं। गलत होगा तो मैं हाँ कैसे कहूँगा, गलत होगा तो मैं ही ना बोलूँगा ना, या मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भी मैं हाँ नहीं कहूँगा। पर ये सारे प्रयोग मैंने किए हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये प्रोग्राम में ये तावरिया जी ने खुद ऐसे लिखे नहीं है, पर कई चीज़ हम हमारे एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं, ठीक है। मैंने जब चालू किया तो मैंने आपको पूछा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा संशय था कि मैं आपको पूछा नहीं था, तो क्या वो क्लियर हो गया? हेलो। हाँ बोलिए, वो कोई फोन आया था बीच में। इसलिए मैंने ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया था, हाँ, लेकिन ये आपको मैं पूछने के लिए भूल गया था बीच में। कोई बात नहीं, आप करिए, कोई बात नहीं है, वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग। सर 3A और 3B का डायग्राम समझना है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं इसका मतलब मुझे ना वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहे 3A और 3B का डायग्राम, तो वो किस क्लास में आपने समझाया था? नहीं, वो जो डिस्कोर्सेस 1 के जो लास्ट पार्ट है जिसमें माइंड योगा की उन्होंने बात की है, तो माइंड योगा के अंदर उन्होंने पूरा 3B का खास समझाया है, ए और बी का। पर बी का खास है क्योंकि जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का जो माइंड योगा के साथ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड को उन्होंने जोड़ा था। और वो माइंड योग के ऊपर जो लगभग मेरे ख्याल से 23, 24, 25 ये जो मीटिंग है 24-25 या, तो उसके अंदर ये 3B की बात उसमें आती है कि उसके अंदर जो है वो इम्पल्स ब्रेन के अंदर नहीं जाता है, तो वो 3B का ये बनता है, स्टेज बनता है। और जब ब्रेन में विचार जाता है और वो कॉन्शियसली जाता है तो 3A की स्थिति बनती है। उसमें विचार का करना अलाउड है, पर उसमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेशन नहीं, एक्शन नहीं होते हैं। पर जब 3B की स्थिति बनती है तो उसके अंदर तो कोई विचार ही नहीं बन पाते, क्योंकि इम्पल्स ब्रेन के अंदर नहीं जाता है, वो साइड से वो बाहर निकल जाता है। yes. तो वो आप डेली प्रैक्टिस में अगर पॉज की प्रैक्टिस करनी है तो सर उसके लिए कि मतलब अगर बहुत कम हो गया ऑटोमेटिक लेकिन स्टिल इट इज देयर, तो फिर वो पॉज की प्रैक्टिस कैसे करने का सर? नहीं, टाइम पे यू हैव टू पहले देखो पॉज की प्रैक्टिस हमने अभी क्या देखा कि उसके बहुत स्टेप्स है, पर पहले तो आदमी को यही सीखना पड़ता है कि जो एक एक्सप्रेस हो जाता है वो कम से कम ना हो। तो नॉन एक्सप्रेशन ऑफ जिसको कहते हैं नॉन, जनरली कह रहे हैं नॉन एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस, पर नॉन नेगेटिव इमोशंस तो ठीक है, उसके अलावा भी आप प्रेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जो बोलते हैं उस दौरान आप थोड़ा पोज करके बोलना सीखें, या फ़ोन आप कर लेते हैं तो फ़ोन पर बात करते हैं। जब भी कोई बात करता है या हम बात करते हैं तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम इतना ऑटोमेटिक और इतना मैकेनिकल बोलते हैं, तो वहाँ एक पोज आना चाहिए। और वो पोज से वो पहला एक फर्स्ट स्टेप होगा कि भाई यहाँ एक पोज हम लाए हैं और थोड़ा उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। फिर अंदर ब्रेन की प्रोसेस के अंदर भी हम कोई पोज का डेवलप कर सकते हैं, तो इतना पहले कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, ओके।
और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। मुझे ये पूछना कि जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं CSRB में, हाँ तो उसमें सर उसका जो विकल्प है वो मुझे एक बार जानना था कि जैसे ओम वन टू थ्री पे 1 2 3 के 1 2 3 में ओम भूर्भुवः स्वः, 5 6 में तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर से 1 2 3 में भर्गो देवस्य धीमहि और 5 6 में धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है। और वो तावरिया जी के वॉइस के अंदर म्यूजिक के साथ में भी है, वो अगर आपको मिलता है तो इसमें तावरिया जी ने इसी प्रकार बोला है। 1 2 3 में ओम भूर्भुवः स्वः आएगा, 5 6 में तत्सवितुर्वरेण्यम आएगा, इसी पैटर्न के ऊपर उन्होंने बोला है। तो वो आप ये सुन लेना। बोलिए और किसी को? ये है, थोड़ा पूछना था। ये हेमंत कुमार मावानी का रेज हैंड किया है, पूछना है क्या? ये खाली हो गया है? मेरा पूछना था सर। हाँ बोलिए बोलिए राजू भाई, चलिए। ये थोड़ा अपने जो अभी जो हुआ उससे थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा कनेक्टेड है कि नॉर्मली हम पोस्ट में खास करके देखते हैं कि बॉल आया, वो स्पीड से बॉल आ रहा है और किसी भी बहुत ज्यादा स्पीड से वो इक्वल वो क्रिकेटर है जो बैट्समैन है उसके दिमाग में आता है, फिर उसके ऊपर वो ये करता है और वो डॉट भी सिलेक्ट करता है और खेलता है। इट इज रियली नॉट बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे हो सकता है? वही तो अवेयरनेस है ना। अवेयरनेस से कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। नहीं तो इन सब इम्पॉसिबल होते तो वो हमारे संत महात्मा इस तरह जी के सह सकते हैं। तो ये तो ऐसा है कि जितने, और ये एक बात ये है कि पोज उन्होंने क्या कहा कि ये पोज जो है वो आप जो सुपरफिशियल लेवल पर करते हैं वो तो ठीक है, पर आप ओवरऑल सब प्रैक्टिस जब करेंगे और उसके बाद में आप रियल पोज करना सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर आपका फिर पूरा कंट्रोल आ जाता है कि आपका एक पर्सन भी वो मैकेनिकल नहीं होती है वो, और इसके साथ पर्पस होता है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है विचार प्रक्रिया के अंदर। अभी हमारे अंदर ये कहाँ होता है, ना कोई पर्पस है ना कोई विचार प्रक्रिया के अंदर ठहराव है, बस फटाफट हमारा रिएक्शन चालू हो जाता है। तो ये तो एक मैकेनिकली है ना। तो वो आप तो वो जो आप बोल रहे हैं कि क्रिकेटर की है, तो तावरिया जी वही एक एग्जांपल देते थे कि भाई एक 60 माइल की स्पीड के ऊपर का बॉल दिखाई नहीं देता है, और अगर उसको जज करना है तो वो थर्ड प्लेयर को ये करते हैं, मतलब कि मोशन को स्लो करते हैं, तब पता चलता है कि ये कहाँ बॉल गिरा है या क्या हुआ है। वही अंडरस्टैंडिंग है वो। जब हमारे अंदर ये स्लो प्रोसेस हो जाएगी, जैसे थर्ड एम्पायर में क्या होता है, वही है कि वो टेक्निक को स्लो कर देते हैं, वो जो प्रोसेस है उसको तो उसको पता चलता है वो स्लो फिल्म में कि हाँ ये होगा। अगर हम ध्यान के अंदर या फिर धीरे धीरे करके इस तरह प्रैक्टिस के अंदर ये अंदर ऐसा होता है कि ये विचार प्रक्रिया हमको हम स्लो करते हैं तो हर चीज़ को हम पकड़ सकते हैं। समझे ना बात? हाँ, तो मतलब तो काउंटर क्वेश्चन ये है, तो उसका मतलब ये है कि हमें अपनी अवेयरनेस इन द राइट सेंस डेवलप करनी ही चाहिए। अभी है उससे का भी नहीं। बिल्कुल, वो तो एकदम 100% बात है ना। पर वो डेवलप करनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है। ये सब प्रैक्टिस कुल मिला के करते हैं, उसका एक रिजल्ट आता है कि अवेयरनेस भी साथ में बढ़ती है। हाँ, कुछ आप जैसे कि हम प्रिज्म करते हैं या कोई ऐसा छोटा मोटा प्रयोग करते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर अवेयरनेस का लेवल जो है वो बीइंग का लेवल है। तो बीइंग जो कितना ऊपर उठा इतना आपकी अवेयरनेस ऊपर होती है, तो वो बीइंग के साथ चलता है। तो वो खाली एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, आपका बीइंग इतना उठा ऐसा हम कह सकते हैं। एज ए होल, पूरा हाँ, एज ए होल। ठीक है,
ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? प्रणाम सर, हरिओम हाँ प्रणाम, बोलिए। सर। लेकिन ये हमारा बीइंग आगे बढ़ रही है, कैसे पता चलेगा सर? थोड़ा बच्चे और बचकाना क्वेश्चन है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, पता चलता है ना। एक तो चीज़ क्या होती है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, वो कम होती है। तो जो पहले छोटी छोटी बात में हमारे अंदर रिएक्शन आता है, पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम हम अंदर आग बबूला हो गए, या अंदर एक बेचैनी आ गई और अंदर वही विचार चलते थे। अब जब थोड़ा प्रोग्रेस होता है तो किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, तो हम लेट गो करते हैं अंदर से ही। मतलब कि वो कोई ये नहीं है, कंपल्सन नहीं है, पर एक नेचुरल फॉर्म के अंदर हम कि भाई अभी छोड़ो इसको, क्या करना, मतलब कोई अंदर रिएक्शन भी नहीं आता है। तो जितने रिएक्शन कम होते जाएंगे वो तो आप खुद ही महसूस करोगे कि नहीं, पहले ये इतनी छोटी छोटी बात में मैं अपना दिमाग खो देता था, अभी ये मुझे इतना फर्क, इसकी इतनी असर नहीं होती है। तो ये असर के कारण हम जान सकते हैं कि भाई इतना हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, इतना बीइंग हमारा धीरे धीरे करके ऊपर हो रहा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ती है वो सबसे एक बड़ा एक, क्योंकि बीइंग बढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग तो बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि बीइंग बढ़ गया और अंडरस्टैंडिंग वही की वही है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, इससे भी आपको पता चलेगा कि आपका बीइंग जो है वो बढ़ रहा है। बराबर? जी जी, ये तो कहा इसमें, लेकिन सर बीच में एकदम विचार मेरे इतने थम गए थे, इतना शांत। अभी थोड़ी सी परिस्थिति भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो सर विचार बहुत ज्यादा आने लगे, इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई। इसलिए मैंने आज पूछा कि पहले बहुत कम विचार थे, बहुत शांत थी मैं। ये तो अभी हम हमारा स्टेट ही फ्लक्चुएशन का है ना। हम कभी 2482 में होते हैं, कभी 5221 में होते हैं। तो हमारी स्थिति जो है वो अंदर कोई, इसीलिए तो कहते हैं कि नॉन एस्टैब्लिश, ये हमारी स्थिति है वो नॉन एस्टैब्लिश है। अभी कभी आपको शांति महसूस होती है, वो शांति अभी एस्टैब्लिश नहीं हो गई। एक बार वो स्टेट एस्टैब्लिश हो जाता है फिर हम नीचे नहीं जाएंगे। अभी तो फ्लक्चुएशन की स्थिति में है, तो अकॉर्डिंगली जैसी परिस्थिति बाहर होगी इस तरह हमारा माइंड भी ऊपर नीचे बना रहता है। पर जैसे जैसे अंदर आपके अंदर ये स्थिरता आ जाएगी फिर वो नीचे की ओर कम जाएगा। बराबर? जी जी जी, ओके। और इसको विचारों पर मतलब काम करने के लिए कुछ विशेष सर, थोड़े से और काम? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, विचारों को कम करने के लिए, विचारों को जानने के लिए, सबके लिए एक ही चीज़ है और वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। जी जी जी, प्रणाम सर। ठीक है, ओके। हेलो। हाँ बोलिए। सर एक बार परिस्थिति कोई भी आ जाए तो उस टाइम हम सब कर रहे हैं, अगर ये सब स्टेप वगैरह और रिफाइनिंग और पोज और फार्मिंग और सब कुछ जो भी हम करते गायत्री और हाँ। तो परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाए। परिस्थितियाँ तो आती ही रहती है ना? नहीं, परिस्थिति आती रहती है कि परिस्थिति जो आएगी उसका जो बेस है वो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर है या हमारा विचार जो है चल रहा है। हमारी अंदर की स्थिति जो है वो परिस्थिति को निर्माण करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। कुछ प्रारब्धवश चीज़ें होती है वो अलग बात है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है जो प्रारब्धवश होती है, जिसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पर जो छोटी छोटी जो हमारे सामने जो दिन भर में जो छोटी छोटी जो चीज़ें आती रहती है नेगेटिव फॉर्म के अंदर, उसका मेन रीज़न हमारे अंदर जो जितनी नेगेटिविटी या जितनी हमारे अंदर गड़बड़ पड़ी है वो कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से ये चीज़ों को इन्वाइट करती रहती है। तो जितना आपके अंदर साधना से ये करेक्शन होता जाएगा और ये चीज़ें नॉर्मल होती जाएगी, इसमें फिर लाइफ के अंदर फिर ये छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान नहीं करेगी और फिर आएगी भी नहीं, और आएगी तो कभी कभार आ जाएगी तो ठीक है, पर मेन रीज़न तो अंदर का ही है। अच्छा, बराबर। मतलब हमें चेंज अपना करने का है, अपना परिस्थितियों को नहीं सुधारने का। परिस्थिति को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। परिस्थिति से ज़्यादा आप लड़ोगे तो लड़ने से तो क्या फ़ायदा है? लड़ने से तो परिस्थिति को हम जीत नहीं सकते कभी भी। उसको तो एक ही है कि हमारे अंदर चेंज करना है, तो हमारे अंदर चेंज होगा जाएगा तो परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए।
ये क्वेश्चन था थोड़ा कि अपनी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर हमारी नॉर्मल हो जाती है और अगर इम्प्रूव होती है, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी ओवर पॉजिटिव हो जाएगा? आपके क्वेश्चन लॉजिकल ज़्यादा है। लॉजिकल प्रश्न मत पूछो, आपको कोई रियल ये हो तो पूछो, ये ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये तो सब आप दिमाग चला रहे हो। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, हाँ। उसके ऊपर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ, तो उससे मतलब कि पॉजिटिव बढ़ जाती है। हाँ। तो व्यावहारिक संसार में फिर वो आदमी कैसे ऐसा क्यों इसमें क्या दिक्कत होगी? कोई आदमी अच्छा आदमी कोई जी नहीं सकता है और अच्छाई से आदमी जी नहीं सकता है? क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि भाई हमें तो थोड़ा गुस्सा करेंगे तो ही ये सब कुछ ठीक ठाक संसार में चलेगा, ये करेंगे वो करेंगे तो ये तो हमारी मान्यता है ना। इससे बाहर निकल के जी के तो देखो एक बार। ये तो सब मान्यता सबको पकड़ के बैठे, तो इसका मतलब कि हम अच्छाई की ओर जाना ही नहीं चाहते। ये तो अच्छा ही हमारे लिए दुश्मन बन जाएगी, ऐसा सोच के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छाई क्यों, तो हमें वो तो एक अच्छाई तो वो बाई प्रोडक्ट है, वो कोई अच्छाई के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारा गोल तो कुछ और है, पर उसके साथ में अच्छाई तो आएगी ही आएगी। और अच्छाई आएगी तो बहुत सारी चीज़ें, निकम्मी चीज़ें जो है वो अपने आप में दूर हो जाएगी। अच्छाई की तो लाओ, अभी गड़बड़ी है इसलिए सब सामने भी गड़बड़ी आती है ना। अच्छाई आ गई अंदर तो सिर्फ सामने से चीज़ें भी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे।